हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस ट्यूटर थ्योरी। माय नेम इज़ रोहिश और ये आधुनिक भारत की क्लास है। और आज की क्लास का टॉपिक है बक्सर का युद्ध। देखिए, सन 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश कंपनी मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देती है। उसका कारण ये था, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी। मीर जाफर उस समय पे सेनापति था और उसने अपनी सेना को युद्ध करने से रोक लिया था। तो इसके बदले में ब्रिटिश कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल की नवाबी दे दी। उस समय ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए, ये जो समझौता हुआ था इन दोनों के बीच में कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, तो उसके बदले में मीर जाफर को ब्रिटिश कंपनी को बहुत सारा पैसा देना था। उसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे ब्रिटिश कंपनी को मिलने थे। इसी समझौते के द्वारा मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश कंपनी को इस समझौते से जो चीज़ें मिली उसमें सबसे पहला है, ब्रिटिश कंपनी को सबसे पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति मिल जाती है। नवाब ब्रिटिश कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में ट्रेड फ्री व्यापार करने की अनुमति दे देता है। मतलब कंपनी इन तीन क्षेत्रों में बिजनेस कर सकती थी। उसके बदले में ब्रिटिश कंपनी को किसी भी तरह का 1 रुपया राजस्व के रूप में नवाब को या सरकार को नहीं देना था। ये पहला फायदा था। उसके अलावा दूसरा फायदा ये था कि कलकत्ता के पास में 24 परगना की जमींदारी भी ब्रिटिश कंपनी को मिल जाती है। यानी कि कंपनी अब 24 क्षेत्रों से, 24 परगनाओं से जो जमींदारी थी वो प्राप्त करती थी। इसके अलावा युद्ध के बाद जब ब्रिटिश कंपनी मुर्शिदाबाद जाती है तो देखती है कि वहाँ राजधानी में कितना रुपया है। तो ब्रिटिश कंपनी ने खजाने को अच्छे से देखा, पूरी तलाशी ली, लेकिन उन्हें पता चलता है कि मुर्शिदाबाद में खजाना लगभग खाली था। ऑलमोस्ट वहाँ पे उतना पैसा नहीं था जितना उन्होंने सोचा था, क्योंकि पहले की तरह नवाबों के पास उतना पैसा नहीं था, क्योंकि राजस्व आना कई जगह से बंद हो चुका था, बिजनेस फैल गए थे, कंपनियों ने अधिकार कर लिया था और मुगल साम्राज्य का जो विघटन हुआ था उसके हिसाब से बहुत सारा नुकसान नवाबों को उठाना पड़ा था। तो बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स है जिसके द्वारा नवाब के पास उतना पैसा नहीं था और जो पैसा था उसने उसे अपनी लड़ाई पे यूज़ कर लिया था। अब मुर्शिदाबाद में ब्रिटिश को पैसा तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी मीर जाफर ब्रिटिश कंपनी को 17,50,000 रुपया नजराना या हर्जाने के रूप में दे देता है। ब्रिटिश कंपनी की नीति थी, ब्रिटिश कंपनी जब भी लड़ाई लड़ती थी या किसी क्षेत्र में कब्जा करती थी तो उसके बाद जो युद्ध में उनका लॉस होता था, उस पैसे को, उस लॉस को वो हारने वाले राज्य से पूरा का पूरा वसूल करती थी और उससे ज़्यादा ही वसूल करती थी, क्योंकि वो ये कहती थी कि आपने हमारी बात नहीं मानी, आपकी बेवकूफ़ी की वजह से ये युद्ध हुआ है और हमारा नुकसान हुआ है, इसलिए आपको ही ये पैसा देना पड़ेगा। ये उनकी बहुत पुरानी नीति रही है और ये नीति इनकी आगे तक चलती रही। जब मीर जाफर बंगाल की गद्दी पर बैठ जाता है तो उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम उसके साथ ये रही कि ज़मींदारों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला यानी कि नवाब के साथ गद्दारी की है और हम इसको अपना नवाब नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। जो अपने ही नवाब के साथ वफादार नहीं है तो वो छोटे जमींदारों के साथ क्या लॉयल रहेगा, उनके लिए क्या करेगा। हो सकता था आगे आने वाले समय पे वो उनके साथ भी कुछ ऐसा कर देता जिससे जमींदारों का नुकसान हो जाता। तो मीर जाफर को नवाब मानने से बहुत सारे जमींदारों ने मना कर दिया, जैसे कि राजा राम सिन्हा जो मिदनापुर के जमींदार थे, अली खान जो पूर्णिया के नवाब थे। इस तरह के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कह दिया कि अब हम इस व्यक्ति को या मीर जाफर को हम अपना नवाब नहीं मानेंगे। ये तो एक समस्या थी। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो नवाब के दरबार में जो शक्तिशाली गुट था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, उसमें एक राय दुर्लभ नाम का भी व्यक्ति था। मीर जाफर राय दुर्लभ पर यह शक करता था कि जमींदारों को भड़काने में राय दुर्लभ का हाथ है। मतलब राय दुर्लभ ने ही जमींदार को भड़काया है, लेकिन वो राय दुर्लभ का कुछ भी नहीं कर सकता था। उसका कारण ये था क्योंकि राय दुर्लभ ब्रिटिश कंपनी या क्लाइव के संरक्षण में था। तीसरी चीज ये थी, जो उस समय पे मुगल बादशाह हुआ करता था उसका नाम था शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम भी ये सोचता था कि बंगाल की नवाबी मुझे मिल जाए, तो ये सोच करके शाह आलम ने
बंगाल के सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयास करा और कब्जा करने की कोशिश करी। तो तीसरी समस्या मीर जाफर के सामने आ गई, शाह आलम। इसके बाद क्या होता है, मीर जाफर का एक बेटा था और उसका नाम था मीरान। तो मीर जाफर के शासनकाल में ही मीरान की डेथ हो जाती है और उसके बाद उत्तराधिकार का मामला फिर से उड़ जाता है, जिसमें नवाब की गद्दी के दो दावेदार बनते हैं। सबसे पहला मीर जाफर का बेटे का बेटा, यानी कि मीर जाफर के बेटे मीरान का बेटा, और दूसरा मीर कासिम जो मीर जाफर का दामाद हुआ करता था। उन दोनों के बीच में विवाद पैदा हो गया, संघर्ष पैदा हो गया। अब यहाँ पे कंपनी का नया गवर्नर बन जाता है और उसका नाम था विंसीटाट। तो विंसीटाट ये सोचता है कि ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि मैं नवाब का जो दामाद है उसको बंगाल का नवाब बना दूँ। तो विंसीटाट मीर कासिम के पास जाता है, उससे एक समझौता करता है, मीर कासिम हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, बदले में आपको हमें ये चीज़ें ये सुविधाएं हमको देनी होंगी। और ज़्यादा उस समझौते के बीच में भी मेन मुद्दा, मेन फोकल पॉइंट या मेन फोकस धन पे ही था। इन सबको लेकर के एक समझौता हो जाता है और मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया जाता है। यहाँ पे विंसीटाट और मीर कासिम के दो अलग अलग विचार थे। वो क्या थे, मीर कासिम ये सोचता था कि मैंने जो ये समझौता करा है इसके अकॉर्डिंग मुझे जो धन देना है, जो सुविधाएं देनी है, उसके बदले में मुझे बंगाल का नवाब बनाया गया है। विंसीटाट ये नहीं सोचता था। विंसीटाट का मतलब ये था कि हमने तुमको बंगाल का नवाब बना दिया है, ठीक है, तो ये बंगाल का जो ये नवाब है, जैसा हम कहेंगे वैसा ही बंगाल के नवाब को करना होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल गई, पहली मीर कासिम के विचार और दूसरा विंसीटाट के विचार, और दोनों अलग अलग थे। तो इन दोनों अलग अलग विचारों ने इन दोनों के बीच में मतभेद पैदा कर दिया। अब ये बंगाल है और यहाँ पे इस मतभेद से रिलेटेड दो बहुत बड़े मुद्दे सामने निकल के आ गए, जिसमें सबसे पहला था कि राजा बड़ा है या राजा बनाने वाला, बंगाल की एक्चुअल पावर किसके हाथ में है। विंसीटाट ये सोचता था कि हमने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया है, तो यानी कि हम बड़े हैं, हम जैसा कहेंगे वैसा होगा। लेकिन मीर कासिम की सोच अलग थी। मीर कासिम की सोच ये थी कि मैंने समझौता करा हुआ है और उस समझौते के अकॉर्डिंग मैंने विंसीटाट को या कंपनी को एक जो पैसा देना था, जो सुविधा देनी थी, जो धन देना था, वो दे दिया है और उसके बदले में उन्होंने मुझे बंगाल का नवाब बनाया। तो बात यहीं पे ख़त्म हो चुकी है, मतलब राजा बड़ा है। इसके अलावा दूसरा मुद्दा जो दस्तक का मुद्दा था, जो पहले से चलता आ रहा था कि क्या कंपनी को दस्तक के दुरुपयोग का अधिकार है, कि क्या नवाब अधिकारियों को दस्तक के दुरुपयोग करने से रोक सकता था, जैसे वो पैसा लेकर के दस्तक को किसी और को दे दे रहे थे। ये मुद्दा हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, तो वही मुद्दा यहाँ पे भी सामने आ गया। ये तो बंगाल में विंसीटाट और मीर कासिम के बीच में मतभेद थे, फिर भी नवाब वही था। तो क्या होता है, जो मीर कासिम होता है वो अंग्रेजों की चाल को बहुत अच्छे से समझता था। इसका मतलब ये उसे पता था कि हाँ, इस तरह से आगे सिचुएशन हो सकती है, कभी भी युद्ध हो सकता है, ये कभी भी पलट सकते हैं, कोई भी छल कर सकते हैं, कोई भी कपट कर सकते हैं, बस अपना पैसा कमाने के लिए ये कब कहाँ पे पलट जाए कोई भरोसा नहीं है। तो मीर कासिम क्या करता है, बंगाल की जो नौकरशाही थी, यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनका पुनर्गठन किया और सैन्य सुधार करने शुरू कर दिए। अपनी सेना में अच्छे सैनिक भरे, अच्छे ऑफिसर्स रखे, और दूसरा काम उसने ये करा कि अंग्रेजों की राजधानी से दूरी बनी रहे, इसके लिए उसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दिया। और तीसरा मुद्दा, आप दस्तक का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, आपको जो अधिकार मिले हैं केवल उन्हीं अधिकारों का आप उपयोग करेंगे। तो इसके बाद इन मुद्दों को लेकर के ब्रिटिश कंपनी भी ज़्यादा लड़ाई झगड़ में उलझना नहीं चाहती, क्योंकि उनको भी पैसा कमाना था, बिजनेस करना था। तो उन्होंने क्या करा, एक संधि कर ली। तो ये संधि विंसीटाट और मीर कासिम के बीच होती है। तो इसमें यह तय होता है कि आने वाले समय पे व्यापार पर चुंगी दी जाएगी, उसकी दर तय कर दी, और वो थी 9%। यानी कि कंपनी को 9% की दर से बंगाल के नवाब को चुंगी देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये निकलता है कि मीर कासिम ने चीज़ों को काफ़ी अच्छा संभाल लिया था, काफ़ी अच्छा मैनेज कर लिया था। लेकिन
परेशानी तब खड़ी हुई जब कलकत्ता काउंसिल, यानी कि जो ब्रिटिश की जो काउंसिल थी, कलकत्ता काउंसिल, उसने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि इसका कारण ये था, वो दस्तक को अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते थे। उन्हें लगा कि हमें फर्रुख सियार से बहुत पहले से हमें ये दस्तक का अधिकार मिला है और हम इसको आगे तक चलाएंगे। हम किसी भी तरह का 1 रुपया भी, एक पैसे का भी चुंगी या कमीशन या राजस्व नवाब को या सरकार को नहीं देंगे। अब कलकत्ता की काउंसिल ने इसे मानने से इनकार कर दिया। विंसीटार्ट खाली एक गवर्नर है, तो विंसीटार्ट यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता था। तो विंसीटार्ट का ये समझौता यहाँ पे फेल हो जाता है। अब जब ये बात मीर कासिम को पता चली, तो इसके बाद मीर कासिम ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उसने बहुत अच्छा फैसला लिया, उसने बहुत सोच समझ के फैसला लिया और सबको एक बराबर लाके खड़ा कर दिया। उसने क्या करा, भारतीय व्यापारी को भी मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। मतलब भारतीय व्यापारी से भी राजस्व लेने से मना कर दिया और उनसे भी कहा कि अब से आप भी चुंगी फ्री या टैक्स फ्री व्यापार करेंगे, आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। तो इस कदम ने ब्रिटिश कंपनी को और भारतीय व्यापारी को एक बराबर खड़ा कर दिया। मान लीजिए ब्रिटिश कंपनी यहाँ से एक सामान 1 रुपये का लेके जा रही है और उसे यूरोप में 2 रुपये का बेच रही है, ठीक है, लेकिन इसमें उसकी कोई चुंगी नहीं है, ठीक है। अब अगर यही चीज़ भारतीय करे कि 1 रुपये का चीज़ यहाँ से लेके जाए, उसको टैक्स देना पड़ जाए कुछ परसेंट, यानी कि 10 पैसा 20 पैसा, तो उसके बाद अगर वो उसको 2 रुपये में बेचेगा तो उसका मुनाफा कम था, लेकिन और ब्रिटिश का मुनाफा यहाँ पे ज़्यादा था। अब क्योंकि चुंगी हट गई तो भारतीय भी वही चीज़ को यूरोप में बेच सकते थे और सेम रेट में बेच सकते थे। पहले भारतीयों का मुनाफा कम हो सकता था, इसलिए भारतीय वहाँ पे व्यापार नहीं करते। अब यहाँ पे उनको फ़ायदा होता तो वो अपने व्यापार को कहीं भी फैला सकते। यूरोप है, पुर्तगाल है, फ्रांस है और देश हैं, इन सब में जहाँ पे ब्रिटिश कंपनी काम कर रही थी वही काम भारतीय व्यापारी भी करने लगते। इससे ब्रिटिश का पूरा बिजनेस खत्म हो सकता था। मीर कासिम ने सोच समझ के ये फैसला लिया। हालांकि उसका राजस्व का नुकसान होता या नहीं होता वो एक मुद्दा था, लेकिन उसने भारतीयों को ब्रिटिश के बराबर लाके खड़ा कर दिया। तो इस कदम के बाद ब्रिटिश कंपनी और मीर कासिम के बीच युद्ध शुरू हो गया और इसमें 3 युद्ध हुए, जिसमें सबसे पहला है 9 जुलाई 1763 को हुआ, कहवा में हुआ था और ये बर्दवान के पास पड़ता है। एक युद्ध यहाँ पे हुआ। दूसरा 2 अगस्त सन 1763 को क्रिया में हुआ, ये जिला मुर्शिदाबाद में पड़ता है। और तीसरा युद्ध हुआ 4-5 सितंबर 1763 को उद्दौला में हुआ और ये राजकमल के पास में स्थित जगह थी। ये 3 युद्ध है और इसमें मीर कासिम हार गया। तो मीर कासिम यहाँ हारता है और उसके बाद जाता है सीधे पटना पहुंच जाता है। तो मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला को एक करता है, उनके साथ एक गठबंधन बनाता है और ये 3 लोग मिल करके आगे बक्सर का युद्ध लड़ता है। बक्सर मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये जगह है बक्सर की। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ और इसमें ब्रिटिश कंपनी बहुत आराम से जीत गई और इसमें किसी भी तरह की चालाकी नहीं की गई थी, इसमें किसी भी तरह की कोई गद्दारी नहीं थी। ब्रिटिश कंपनी बहुत आसानी से इन तीनों के गठबंधन को हरा देती है। ब्रिटिश कंपनी ने इससे पहले कर्नाटक युद्ध में, कर्नाटक के तीसरे युद्ध में फ्रांस को बहुत बुरी तरह से हराया था। तो उस लड़ाई के जो अनुभव थे, जो उनका एक्सपीरियंस हुआ था, उसको उन्होंने यहाँ पे इम्प्लाई करा और बक्सर के युद्ध में उससे बहुत फ़ायदा पहुंचा और बक्सर का युद्ध ब्रिटिश कंपनी आसानी से जीत गई। इस जीत के बाद 1765 में रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनता है और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलती है और नजीम उद दौला को बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है। नजीम उद दौला मीर जाफर का पुत्र था। जब ये सारे काम हो रहे थे, इसी बीच मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके मरने से नया नवाब उसके बेटे को, नजीम उद दौला को बक्सर के युद्ध के बाद में बनाया जाता है और नवाब की जो सेना थी उसको भंग कर दिया जाता है और एक नया पद बनाया जाता है जिसे नायब सूबेदार कहा जाता है। बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि होती है जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। इसमें ब्रिटिश कंपनी एक संधि शुजा-उद-दौला से करती है और दूसरी शाह आलम द्वितीय से करती है। शुजा-उद-दौला के साथ जो संधि हुई थी उसमें सबसे पहले
ये कंडीशन थी कि इलाहाबाद और कारा शाह आलम द्वितीय को मिलेगा, यानी कि जो मुगल बादशाह था उसको दे दिया जाएगा। वही युद्ध की क्षतिपूर्ति ली गई क्योंकि उनकी गलती से हुआ था। और साथ में बनारस के एक जमींदार जिनका नाम बलवंत सिंह था, उनको उनकी पूरी की पूरी जागीर का अधिकार दिया गया। और ये कहा गया शुजा-उद-दौला से कि आगे जब भी भविष्य में हमें सैन्य सहायता की जरूरत पड़ेगी, आपको हमें अपनी सैन्य सहायता देनी होगी। और इस संधि में जो सबसे पहला पॉइंट था कि इलाहाबाद और कारा शाह आलम द्वितीय को दिया जाएगा, तो शाह आलम द्वितीय के साथ जो संधि होती है उसमें भी ये पॉइंट आता है कि इलाहाबाद और कारा मुगल बादशाह को सौंप दिए गए और मुगल बादशाह जो है वो कंपनी के संरक्षण में चला गया और कंपनी का एक पेंशन याफ्ता बन के रह गया। आगे से जो भी मुगल बादशाह हुए उनको कंपनी ने सिर्फ पेंशन दी और वो नाम मात्र के शासक थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को मिली और बंगाल के वित्तीय प्रशासन पर पूरा का पूरा नियंत्रण ब्रिटिश कंपनी को मिल गया। मतलब जितना भी पैसा आएगा, जितना भी रेवेन्यू होगा, उस पर उसका पूरा प्रशासन ब्रिटिश कंपनी के पास रहेगा। और प्रांतों में निजामत कार्य यानी कि प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए 53 लाख रुपए शाह आलम द्वितीय के द्वारा दिए गए। तो ये दो अलग अलग संधियों की अलग अलग पॉइंट्स हैं, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। शुजा-उद-दौला के साथ संधि हो गई, वो चला गया। शाह आलम द्वितीय संरक्षण में चला गया। और तीसरा बचता है मीर कासिम। मीर कासिम उस युद्ध के बाद बहुत दुखी रहा, बहुत, यहाँ तक कि उसकी ऐसी कंडीशन हो गई थी वो घर से भी बेघर हो गया था, उसका सब कुछ छीन लिया गया। और जून 1770 में इसी दुख के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ से कॉलोनिज्म की शुरुआत हुई। कॉलोनीज बनी, ब्रिटिश ने राज्यों पे अधिकार करे और कैसे कैसे अपना बिजनेस सेटल करा, कैसे नवाबी ली, कैसे दीवानी प्राप्ति करी अलग अलग राज्यों से, इसको हम उपनिवेशवाद के चैप्टर में समझेंगे। तो आधुनिक भारत की अगली वीडियो में हम उपनिवेशवाद को समझेंगे, उपनिवेशवाद के फैक्टर्स को समझेंगे। तो अगली वीडियो मिलता है। हैव अ गुड डे।